गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सारे के सारे बढ़िया होंगे। पेपर जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों, मेरी वॉइस कैसे आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। उसके बाद शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि हमने कल मैंने आपको बताया था कि कल सबसे पहले एक सेशन रखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। उसके बाद हम अपने टॉपिक्स को शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल से टॉपिक्स आप लोगों के शुरू हो जाएंगे। आज मैं आपको 20 से 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, 25 क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे, सभी का कमेंट विजिबल है। और देखेंगे कि कितने बच्चे, आप लोग अपना स्कोर को मार्क कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया होगा। और हर क्वेश्चन के आगे आप क्वेश्चन नंबर्स जरूर डालेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। चलिए आज देखते हैं कि कितने बच्चे किस तरीके के क्वेश्चन करेंगे। समझ लीजिए आपका सीटेट का पेडागोजी का पेपर है आज। ठीक है, बिल्कुल सीटेट के लेवल के क्वेश्चन है। चलें स्टार्ट करें फिर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, पहला क्वेश्चन है बच्चों, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द लर्नर अ टीचर शुड। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, एक्नॉलेज डिफरेंस एज अ abnormal एंड काइंड ऑफ डिफेक्ट। बी, indifferent towards individual different, consider difference as obvious feature of human diversity, या implement a rigid and uniform curriculum for all learners। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए, भिन्नताओं को मानव विविधता की पृथक विशेषता के रूप में मानना चाहिए, या सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और सामान्य पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। चलिए जल्दी से। आईफोन में चालू नहीं होती बच्चे ये आप, मैंने काफी केसेस देखे हैं। सो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी पहले बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, बट जो मुझे लगा था वही बच्चों ने दिया। देखिए पहला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा था कि एक टीचर जब इंडिविजुअल डिफरेंस देखता है बच्चों में तो उसको क्या करता है। पहला था कि एक्नॉलेज डिफरेंस एज अब नॉर्मल। ये अब नॉर्मल बिल्कुल गलत। नॉर्मली भाई हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। दूसरा पॉइंट था बी, इनडिफरेंट टूवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंस। विभिन्न भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए, यानी कि एक बच्चा अच्छा है पढ़ने में, एक थोड़ा वीक है, तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो पहले दो ऑप्शंस तो बिल्कुल एलिमिनेट हो गए। अब लास्ट के दो ऑप्शन बचते हैं। डी ऑप्शन है, इंप्लीमेंट अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम फॉर ऑल लर्नर्स, या कंसीडर डिफरेंस एज अ ऑब्वियस फीचर। देखिए करिकुलम बनाने का काम टीचर का नहीं होता, वो तो आगे से बन के आता है। ठीक है, और दूसरी चीज यहां पर रिजिड नहीं होना चाहिए उसको करिकुलम में लेके, बल्कि उसको कंसीडर करना चाहिए कि भाई डाइवर्सिटी तो एक ऑब्वियस फीचर है ह्यूमन सोसाइटी का, तो उसको डाइवर्सिटी के हिसाब से बच्चों को इंस्ट्रक्शंस को मॉडिफाई करा करा के बताना चाहिए। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन काफी बच्चों ने डी दिया था, तो डी वाले भी दुखी ना हो, आप भी सही राह पे हो, बट थोड़ा सा अपनी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ाइए। चलिए नेक्स्ट है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट। जी हाँ, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन, इवैल्यूएशन से क्वेश्चन है, असेसमेंट कैसा होना चाहिए? डायनेमिक हो, ऑब्जेक्टिव हो, समेटिव हो, या नॉर्मेटिव हो? जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसा होना चाहिए? वो बिल्कुल रहमान सबसे पहले उत्तर दिया है आपने बच्चे, बहुत बढ़िया। स्वीटी सिंह, साक्षी, संतोष कुमारी, कृतिका, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब यहां पर इस क्वेश्चन में मजा आया, लगभग 90% बच्चों ने सही जवाब दिया है, यानी कि डायनामिक होना चाहिए।
कैसा होना चाहिए असेसमेंट? डायनेमिक होना चाहिए, गति होनी चाहिए, डेली बेसिस पे होना चाहिए, हर पक्ष का होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं। टीचर्स शुड कंस्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ऑन स्टीरियोटाइप एंड बाइस। शिक्षक को लगातार अपनी रूढ़ियों और पूर्वग्रह पर विचार करना चाहिए। सेकंड, तो इसका रीजन बताया है, कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचर मीन्स दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ ही है कि शिक्षक को चिंतनशील होना चाहिए। चलिए बताइए, क्या ये जो ऊपर की स्टेटमेंट है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, या ऊपर वाली स्टेटमेंट गलत है, नीचे वाली स्टेटमेंट गलत है? आपके पास ऑप्शंस है, तो जल्दी से मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, किसका आंसर आया है? और कमेंट करके बताइएगा कि आप में से किस किस बच्चे ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हुए हैं। चलिए जल्दी से, बिल्कुल देखिए, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि एक टीचर को सोचना चाहिए कि वो कहीं रूढ़िवादी या कहीं बायस तो नहीं हो रहा, वो यही तो बात कर रहा है, उसको चिंतन करना चाहिए लगातार। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात होगी। अब दूसरी बात उसने बोला, रीजन दिया कि इसका सांस्कृतिक रूप से, यानी कि एक अच्छे तरीके का टीचर वो होता है जो अपनी चीजों पर चिंतनशील हो। बिल्कुल सही बात है। तो बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम एंड concrete experience give the children multiple pathway for learning and reviewing information। वास्तविक जीवन की समस्याएं और ठोस अनुभव से सीखने से बच्चों को सीखने और जानकारी प्राप्त करने की कई रास्ते मिलते हैं। इसका रीजन उन्होंने दिया है, कारण उन्होंने दिया है, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंटली। विकास अभिषेककर्ता, व्यवस्थित एवं अनुक्रमी होता है। जल्दी से बताइए बच्चों कि यह पहली स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा रीजन भी उसका सही है या नहीं। देखिए पहला स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं। लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम। देखिए जो भी बच्चे के जीवन में चीजें जुड़ी जुड़ी रहती है या जो भी वो अपनी लाइफ से सीखता है वो एक कंक्रीट एक्सपीरियंस होता है, यानी कि सॉलिड नॉलेज हो जाती है बच्चे को। बिल्कुल, चलिए अभी तक तो ठीक बात है। द चिल्ड्रंस मल्टीप्लाई पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिव्यूटिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि बच्चे को सीखने और जानकारी प्राप्त करने में कई रास्ते मिलते हैं ठोस अनुभवों से। ये पहला एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी बात पूछी है कि डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंटली। ठीक है, कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो ऑर्डरली होता है, धीरे धीरे होता है, और सीक्वेंटली होता है। बिल्कुल, वो इसका एक बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। सो दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर, क्योंकि वो धीरे धीरे अनुभवों से सीक्वेंटली चीजों को सीख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका लर्निंग डिसेबिलिटीज से। ठीक है बच्चों, सो डिसलेक्सिया इज डैश कंडीशन विच इंपैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश। जी हाँ, डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थियों की क्षमता को प्रभावित करती है। किस क्षमता को प्रभावित करती है? पहला है इमोशनल ड्रॉ पिक्चर्स। ठीक है, भावनात्मक तथा चित्र बनाना।
या फिर न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विद सिंबल्स, तंत्रिका या न्यूरोलॉजिकल ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ना, या फिजियोलॉजिकल सोशलाइज विद पीयर्स, शारीरिक साथियों के साथ समाजीकरण, या फिर सेंसरी कोऑर्डिनेट बॉडी मूवमेंट्स। किस चीज को इफेक्ट करती है डिसलेक्सिया? बहुत अच्छे बच्चे, सलोनी शर्मा, बिल्कुल सही जवाब बच्चे, बिल्कुल सही। बी वॉज द करेक्ट आंसर। यानी कि डिसलेक्सिया क्या है आपका? रीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, लिख लीजिएगा जिस बच्चे को नहीं पता। तो वो क्या होती है? एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन उसको बोला जाता है। सो जिसमें बच्चा साउंड्स को इंटरलिंक कर देता है, वर्ड्स को आगे पीछे पढ़ लेता है, जैसे कि सौ को वाज पढ़ लेगा। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट वन। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ मिडिल स्कूल। ठीक है, कमेंट करके बताइए बच्चों, मिडिल स्कूल कौन सा होता है? एक मिडिल स्कूल के टीचर हैं, वांट्स टू अनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेक कनेक्टिंग बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड रियल वर्ल्ड applications. Which of the following activity would be appropriate pedagogical strategy? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षा छात्रों को संकल्पना और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करने में करके सार्थक सिखाने को सक्षम बनाना चाहती है। यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट उसने क्लास में पढ़ाया उसको वो उनके रियल लाइफ से जोड़कर समझाना चाहती है। ठीक है, तो उसमें कौन सी सबसे अच्छी पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी रहेगी? बताइए। लेट द स्टूडेंट मेमोराइज टर्म्स इन डेफिनेशन, लेट्स द स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर लेट द स्टूडेंट लर्न बाय द मेथड ऑफ स्टिमुलेशन, या फिर लेट द स्टूडेंट रिसर्च on a current issue in a small group and present their finding to the class। बहुत ही इजी है, जल्दी बताइए। जल्दी बच्चों। एक सेकंड बच्चों, आप तब तक इसका जवाब दीजिए। चलिए, जल्दी बताइए बच्चों। बिल्कुल करेक्ट। देखिए, पहला ऑप्शन था कि उनको मेमोराइज कराना, तो ये जब भी आप ये शब्द सुने ना मेमोराइजिंग, तो समझिए नेगेटिव है, तो इसको बिल्कुल काटा मार दो। ठीक है, दूसरा है लेट द स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिर्फ काम नहीं कराना, रियल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन देनी है उनको, तो ये भी गलत हो गया। लेट द स्टूडेंट लर्न बाय मेथड ऑफ स्टिमुलेशन रिस्पॉन्सिव, छात्रों को उत्तेजना प्रतिक्रिया कंडीशन की विधि से सिखाना। सबसे अच्छा होगा उनको ग्रुप्स में खुद करना, खुद फाइंडिंग करे वो उन चीजों की। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। 6 to 8 स्टैंडर्ड होता है आपका मिडिल स्कूल, और बहुत सारे बच्चों ने 10th 12th। बच्चों क्या कर रहे हो? सिंपल सी चीजें होती हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई एन इंक्लूसिव एजुकेशन? जी हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन से टॉपिक है, तो जल्दी बताइए निम्न में से कौन सा एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल अकोमोडेशन, ऑफरिंग डिफरेंटिएटेड इंस्ट्रक्शन, या फिर इनकरेज कॉम्पिटिटिव एथॉन्स। क्या नहीं है पूछा है?
निरुल बच्चे, हम डायरेक्ट आज सिर्फ एक क्लास प्रीवियस ईयर की इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएं तो आप उन चीजों पर ज्यादा इन्फोसाइज करें जो कि पेपर में आती हैं। ठीक है, ये आप ये आप बच्चों को डायग्नोस करने के लिए टेस्ट में ले रहा हूं ताकि इसके बाद हम आपको रेमेडी दे सकें, या आप अपने आप को डायग्नोस कर लें, देख लें कि कहाँ कहाँ आप वीक हैं, तो जब कॉन्सेप्ट पढ़ें तो उस पर आप ध्यान दो। ठीक है, इज फॉर यू बच्चे। देखा, अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे महान बच्चे फंस गए हैं। कैसे फंस गए हैं? अरे इतना इजी पूछा है सर ने कि इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या होता है। अरे वो नोट लिखा हुआ है और बच्चे सी ऑप्शन दबाए जा रहे हैं, दबाए जा रहे हैं। 50% बच्चों ने सी ऑप्शन दबाया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आप एग्जाम में क्या करेंगे। अरे बच्चों, मैंने पूछा कि क्या शामिल नहीं होता। अरे सब पहला पॉइंट भी शामिल होता है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। हर अलग अलग विविधता के बच्चे एक ही जगह पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। जो उचित समावेश होता है उसका पालन करना, यह भी बिल्कुल सही बात है। ऑफरिंग डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, हर बच्चे के हिसाब से इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा नहीं करनी। ये कॉम्पिटिटिवनेस क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। ये ढूंढना है बस, क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा था। सो द करेक्ट आंसर वाज डी। और जिन्होंने गलत किया वो एक एक टपली अपने आप को खुद मार लो। है ना यार, इतना इजी क्वेश्चन, और है ना इतने शाने हैं। अब डी डी आंसर लिख के भेज रहे हैं, मेरे को नाम पता चल गया जिन्होंने गलत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियो आर इन इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज। जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब देखते कितने बच्चे सही देंगे। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो आर इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज। क्यों होता है? दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, दे ऑफर इंसाइट अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, या फिर दे ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। चलिए जल्दी से बताइए कौन कौन सी चीज सही है। सो द व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 8th क्वेश्चन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन आया है इवैल्यूएशन टॉपिक से, तो जब इवैल्यूएशन पढ़ाऊं ध्यान से पढ़ लेना। पिछले साल के पेपर का क्वेश्चन है ये। अच्छा, इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, पहले आप पेपर आंसर दे दो। 8th का सी, अनन्या कश्यप। बिल्कुल, अर्चना कुमारी, बहुत बढ़िया बच्चों। जिज्ञासा, बिल्कुल सही। संगम कुमार, आंशु, हमा, बिल्कुल सही बच्चों। देखिए पहला ऑप्शन क्या था, वो कह रहा है प्रोग्रेस पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो चैप्टर एक आएगा, आपको पढ़ाऊंगा, उसमें अलग अलग बच्चे का पोर्टफोलियो बनता है स्कूल में, जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। ठीक है, 360 डिग्री इंफॉर्मेशन होती है बच्चे की उसमें। तो वो कह रहा था कि प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो आर द इफेक्टिव टूल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए एक इफेक्टिव टूल हो सकता है पोर्टफोलियो, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, आप बच्चे की कमियों को आइडेंटिफाई करते हो और उनको सॉल्व करते हो, ताकि वो अपने ताकि उसकी लर्निंग अच्छी हो सके। फॉर्मेटिव असेसमेंट का काम ये होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रखा है कि दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। जी हाँ, बिल्कुल, बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं असेसमेंट में, बिल्कुल करते हैं। दे ऑफर इंसाइट प्रोग्रेस ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट, बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट विद एविडेंस रखी जाती है एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की, तो ये भी ठीक था। ठीक है, उसके बाद था कि
एक एविडेंस हो, जैसे कि मैंने बताया ना ठोस एविडेंस, यहां पर ठोस एविडेंस रखे जाते हैं बच्चे की लर्निंग के कि क्या क्या उसने किया है। जो फोकस नहीं किया जाता फॉर्मेटिव असेसमेंट में वो किस पर, कि फाइनल प्रोडक्ट कैसा हो। दे मेनली फोकस ये नहीं होता। प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो का हमेशा फोकस होता है कि कैसे इंप्रूव किया जा सके, कैसे लर्निंग को इंक्रीज किया जा सके। सो दैट्स व्हाई द आंसर वाज डी। ठीक है, अभी भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया हो तो जल्दी बताओ। ये फॉर्मेटिव शब्द जब आ जाए ना बच्चों तो समझ लेना यहां पर लर्निंग को सुधारना है। किसको सुधारना है? लर्निंग को सुधारना है बच्चे की। फाइनल प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है अभी। अभी हमें बच्चे की लर्निंग को सुधारने के लिए किया। नहीं है निरुपमा, क्या समझ नहीं आया बच्चे, जल्दी बताओ। देखिए बच्चों, प्रोग्रेसिव पोर्टफोलियो हम बनाते ही इसलिए हैं ताकि हम बच्चे को की प्रोग्रेस कर सके, उसकी कमियों को ढूंढकर उसको ठीक कर सके। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आ गया समझ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक और बेहतरीन क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ द टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए सिमिलर क्वेश्चन है। एक टीचर का क्या रोल रहता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर? द टीचर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अथॉरिटी इन द क्लासरूम. The teacher provide diverse material for children to experiment and provide scaffolding as we required. ठीक है, या फिर the teacher is responsible for ensuring strict adherence to curriculum standards. या teacher lets the children learn independently and does not interfere in their learning. चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए जल्दी से। बहुत आसान है। जल्दी बताइए। जल्दी बच्चों, बिल्कुल ऑलमोस्ट हर बच्चे का ठीक है। देखिए जहां पर ये शब्द आ जाए ना एक्सपेरिमेंट, और बच्चे को जहां पर जरूरत हो वहां पर उसकी हेल्प करना, यही एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन है कि बच्चा अपनी नॉलेज को यहां सेल्फ क्रिएट कर रहा है। अब देखिए यहां पर मैंने अगर आपको पेडागोजी का टॉपिक एनसीएफ पढ़ाया होता तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज द की फॉर स्कूल्स इन करिकुलम नाउ-अ-डेज। ठीक है, तो यहां पर बच्चा एक्सपेरिमेंट करके नॉलेज को सेल्फ क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट, आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर। ठीक है, आलोक बच्चा है वो कुछ ऐसे बिहेवियर कर रहा है। पहला, होल्डिंग हैंड्स इन एन ऑकवर्ड पोजीशन व्हेन रीडिंग, sequent and rubbing the eyes frequently, redness, swelling of eyes, confusing letter. These can be symptom of, किस चीज के सिम्टम है ये? विजुअल प्रॉब्लम, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, या एएसडी जिसको बोलते हैं, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। चलिए जल्दी से बताइए आलोक किस चीज के सिम्टम्स दिखा रहा है? क्वेश्चन का नंबर जरूर डालें, ए करके मत बताइए, मुझे पता है आपको पता है इसका आंसर। बहुत बढ़िया, ए। आंखों को रब कर रहा है, हाथों को ऐसे कहीं से ही पकड़ा तो आई प्रॉब्लम है उसको। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, अडेप्टेशन शुड मेड इन
लर्निंग गोल्स, पेडागोजिकल स्ट्रैटेजी एज वेल एज असेसमेंट। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्य शिक्षण रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूल किए जाने चाहिए। द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एडवोकेट्स एलिमिनेट of all individual difference through pedagogical approach and assessment। जल्दी बताइए इसका जवाब। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी जल्दी। 11th का अभी तक किसी बच्चे का, दिव्या दुबे, बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चे। थाउजेंड्स ऑफ बच्चों में सिर्फ आपने सही जवाब दिया अभी तक। चेतन गुप्ता, अमृता यादव, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा, इतनी जल्दी आप लोगों के कमेंट्स नीचे जा रहे हैं, बट बहुत अच्छा। लगभग 5% लोगों ने सही आंसर दिया। देखिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं आपको। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम कैसा होना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए उसको अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंस को। ठीक है, देखिए हर बच्चे की अलग अलग शक्ति होती है, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चे की क्षमता के हिसाब से सिखाना चाहिए या उसके हिसाब से एडेप्टेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। शुड मेड लर्निंग गोल्स, जो कि उसके क्या लर्निंग गोल्स है उनके आधार पर होना चाहिए। पैडागोजिकल स्ट्रेटजी, यानी कि टीचर जो उनको समझाए पढ़ाए या टीचर जो उनका आकलन करे, असेसमेंट करे, वो भी उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर करे। जैसे कि कोई बच्चा अभी क्लास में आया है, वो बिलो एवरेज है, तो उसी प्रकार से उसका आकलन होना चाहिए कि वो कम से कम एवरेज तक पहुंच जाए, उसको गुड बनाने की ना सोचे। समझना, ठीक है। लेकिन दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एडवोकेट्स एलिमिनेट ऑल इंडिविजुअल डिफरेंस। ये जो शब्द है ना बच्चों, एलिमिनेट, ठीक है, हमें कभी भी एलिमिनेट नहीं करना है उसको, ठीक है, एलिमिनेट नहीं करना। बाकी बात उसने सही की थी, लेकिन कभी भी उसको, ये बहुत चर्चित क्वेश्चन था और बहुत अच्छे अच्छे महानुभावों ने इसको गलत बताया था। ठीक है, ये पिछले साल के सीटेट में बहुत चर्चित क्वेश्चन था ये। ठीक है, क्योंकि एक तरीके से ये चीज सही भी लग रही है कि द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोच एंड असेसमेंट। ठीक है, लेकिन बच्चों हमें एलिमिनेट नहीं करना होता किसी इंडिविजुअल डिफरेंस को। ठीक है, सो दैट्स व्हाई बी वाज द, वो एक्सप्लेनेशन तो ठीक है, लेकिन वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो यहां पर एलिमिनेट कर रहा है डिफरेंसेस को। बात तो ये भी ठीक कह रहा है कि भाई असेसमेंट से हम बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी सही नहीं है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। दोनों चीजें सही है अपनी जगह पर, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है ये एक अलग ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई द आंसर वाज बी। Next, a teacher noticed that one of her student is highly distractible। एक बच्चा है जो क्लास में डिस्टरबेंस कर रहा है, एक स्टूडेंट है, एंड his terrible paying attention during the class। वो क्लास में अटेंशन पे भी नहीं कर रहा है। Which of the following strategy would is an effective strategy in helping the student stay focused? कौन सी स्ट्रेटजी टीचर अपनाए जिससे वो फोकस्ड हो जाए? पहली, गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेडली टास्क ड्यूरिंग द क्लास, बच्चे को बार बार कुछ ना कुछ टास्क देना। स्ट्रिक्टली टेलिंग द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर अटेंशन स्पैम,
यानी कि जो अब अटेंशन का स्पैम है, एक पीरियड, स्पैम का मतलब पीरियड होता है, उसको बढ़ाए। या गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट्स टू सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, या कॉल द पेरेंट्स एंड टेक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट। लड्डू क्वेश्चन है, सबसे इजी है, जल्दी बता दो। मनीषा देवी सही जवाब। रश्मि शर्मा बिल्कुल सही, करेक्ट। सतीक बिल्कुल। जी हाँ, बच्चे को समय दें। ठीक है, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है कि आप उसको कोई बार बार टास्क दें। स्ट्रिक्टली अगेन नेगेटिव पॉइंट है, पेरेंट्स को नहीं बुलाना है और एक्शन नहीं लेना है बच्चे के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट। टीचर ऑफ सोशल स्टडीज इज इंपॉर्टेंट एट द एलिमेंट्री स्टेज। ठीक है, इट sensitizes the child to social issues and develop in her him or her a respect for difference and diversity। यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विभिन्नताओं के लिए सम्मान विकसित करता है। जल्दी से उत्तर बताओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे सही देते हैं। जल्दी बच्चों। बहुत अच्छे, लगभग लगभग काफी बच्चों का सही जवाब आ रहा है। एक बार जल्दी से आप जवाब देते जाइए, सभी बच्चों का जवाब आने दीजिए इस पर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आ गया। लगभग लगभग बच्चों ने सही जवाब दिया है। देखिए, पहली स्टेटमेंट पर बात कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर सोशल स्टडीज को पढ़ाना। सो ए ऑप्शन तो भाई बिल्कुल ये पहला तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट था, यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उनमें भिन्नता एवं विभिन्नताओं के लिए सम्मान विकसित करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। सो द आंसर वॉज ए। दोनों की व्याख्यान भी करता है। चलें आगे। चलिए, आइडेंटिफाई अ स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। पहला है टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ पीपल लिविंग इन अ डिफरेंट सोसाइटी, टू डेवलप एन एबिलिटी टू ड्रॉ अ मैप। ठीक, या फिर टू डेवलप अ रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी, या टू एक्वायर नॉलेज ऑफ कंटिन्यूटी, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों की ज्ञान प्राप्त करना। चलिए बताइए, कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव होगा सोशल साइंस टीचिंग का? जल्दी से। जल्दी से बच्चों, और जल्दी।
स्किल बेस्ड पूछा है। स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव। जल्दी, मैं सही जवाब का इंतजार कर रहा हूं। देखते हैं कितने बच्चे, मैंने अब चीज को आप लोगों को इशारा भी दे दिया है, अब तो बता दो। बिल्कुल, देखिए स्किल पूछ रहा था कि एक सोशल साइंस टीचर में क्या स्किल होनी चाहिए। मैं आपको अच्छे से ड्रॉ कर दे। हाँ भाई, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। डिफरेंटली कल्चर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, लेकिन स्किल क्या थी? तो ये थी। मजा आ गया क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच? इंक्वायरी अप्रोच ये आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब पढ़ोगे इसको ध्यान से पढ़ना। It's encourage problem solving skills. It help find a way to gather and evaluate evidence. यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। या टीचर डिसाइड द प्लेस ऑफ लर्निंग, या इट इज क्विक वे ऑफ लर्निंग। जल्दी से बताइए, ट्रू अबाउट इंक्वायरी अप्रोच। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही उत्तर देते हैं। हेलो हेलो, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? बीच में थोड़ा साउंड का इश्यू हो गया था। बच्चों देखिए, ये यहां पर मैंने आपको
बिल्कुल सर्कल करके चीज दी थी कि इंक्वायरी अप्रोच है। इंक्वायरी अप्रोच में क्या होता है, इंक्वायरी करनी होती है आप लोगों को सवाल पूछने होते हैं इंक्वायरी अप्रोच में। तो सबसे पहली बात, बहुत ही क्विक वे है लर्निंग का, कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने का। ठीक है। दूसरा, यह इंकरेज करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, बिल्कुल सही बात है। और टीचर डिसाइड करना है कि हमें किस चीज की इंक्वायरी करके लानी है। देखिए ये इन्फो एविडेंस यहां पर नहीं मिलती, आप खुद से इंक्वायरी कर रहे हो। ठीक है। सो ए सी डी वॉज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग रीजन एंड रीजंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द डिसिप्लिन that make up the social science are history, geography, political science and economics। कह रहा है, ये आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा कि एसएसटी का जो नेचर होता है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस सारी चीजें होती हैं। ठीक है। उसका रीजन दिया है उसने, देयर इज अ इंटर रिलेशन बिटवीन दिस डिसिप्लिन। इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं होगा, जल्दी से बता दो। जल्दी बच्चों। यहीं फंस गए। मैंने बोला कि इजी है, तो देखते ही जवाब दे दो। चलिए, और अब आप दोबारा आंसर सोचिए क्या हो सकता है। मैं सोच रहा हूं, देखिए मेरा ये क्वेश्चन आंसर कराने का मतलब यही है कि आप अपने माइंड को थोड़ा खोलें, इस्तेमाल करें, यूज करें, देखें। जल्दी जल्दी देखे जाओ, बताते जाओ। बहुत बढ़िया सर, बहुत कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन है। एग्जाम में तो यही आएंगे बच्चों। कोई नहीं, कोशिश और करते रहो। मैं आपको इतना समय दे रहा हूं ताकि आप अपने माइंड्स को खोलो। नहीं पता? देखिए बच्चों, चलिए, बहुत आप लोगों ने ज्ञान लगा लिया। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन का जवाब गलत दिया है, बहुत सारे ने सही भी दिया है। ऐसा नहीं है कि किसी ने सही नहीं दिया, बहुत बच्चों ने सही दिया है। ठीक है।
विद्यालय विशेष होता है स्कूल से रिलेटेड कोई भी चीजें। ठीक है बच्चों, चलिए। द डिसिप्लिन दैट मेक्स अप सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सही बात है, सोशल साइंस में यही सब्जेक्ट होते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। उसने उसका कारण दिया है कि देयर इज इंटर रिलेशंस बिटवीन दीज डिसिप्लिन। इस बात का ये कारण हो सकता है या नहीं? इस बात का ये कारण बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द करेक्ट एंड बी वाज द नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इंटर रिलेशनशिप होता है, लेकिन वो उसने वो इस पहली स्टेटमेंट से अपने आप को सही साबित नहीं कर रहा है। ठीक है, आर क्या है हमारा, फॉल्स हो जाता है फिर। क्योंकि देखिए, सोशल स्टडीज मिलकर बनता है हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बट जो हमारी बात गलत है वो क्या है, देर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दीज डिसिप्लिन्स, वो बिल्कुल सही नहीं है। सो दैट्स व्हाई द आंसर वाज सी। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन ठीक है उसकी, क्योंकि तभी तो उसने अलग अलग बढ़ाए हैं। अभी इसी में किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी बताइए। वाई इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का क्या रिलेशन होगा, जल्दी बताइए। ऊपर वाले देखिए, हम जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आपको जो स्टेटमेंट को कंसीडर करना, वो पहली को कंसीडर करना है। ठीक है, उसके बाद उसको आपको दूसरी को पढ़ना है। यही दिक्कत होती है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, आर बिल्कुल रॉन्ग है ए के हिसाब से। वो इसीलिए दो स्टेटमेंट्स देता है आजकल। नो डाउट, बहुत बढ़िया। अगला, ये क्वेश्चन बहुत आएंगे। ठीक है, कनेक्ट होते हैं बच्चे, लेकिन वहां पर उसने फर्स्ट स्टेटमेंट्स में अलग अलग लिखे हैं। आप बात को नहीं समझ रहे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही है ये सारे के सारे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। इसीलिए कह रहा हूं, जब एज सोशल साइंस नेचर पढ़ाऊ ना, उसको ध्यान से पढ़ लेना। चलिए, वाइल इवेल्युएटिंग सोशल साइंस। ठीक है, द फॉलोइंग क्वेश्चंस विल हेल्प टू अंडरस्टैंड इट्स ऑब्जेक्टिव। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर उद्देश्य समझने में मदद करेगा। पहला, व्हाट स्किल्स आर एम्फसाइज्ड इन द सिलेबस? इट इज डाइवर्ट्स फ्रॉम अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, या हाउ डिटेल इज आउटलाइन ऑफ सिलेबस, या व्हाट लेवल ऑफ कंपटीशन इज डिमांडेड ऑफ लर्नर ऑन द ईच सोशल स्किल्स। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
जल्दी बच्चों। जल्दी जल्दी। बिल्कुल। देखिए पहला था व्हाट स्किल्स आर एम्फसाइज्ड इन द सिलेबस। जी हाँ। कि हमारे सिलेबस से हमें कौन कौन सी स्किल मांगी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट से ज्यादा मतलब नहीं होता हमें, क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। ठीक है। दूसरा है आपका, जी हाँ बिल्कुल मानक होनी चाहिए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, या मतलब वैलिड होनी चाहिए। आप यहां पर स्टैंडर्ड के साथ साथ वैलिड टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। क्योंकि जो भी हम चाहे इकोनॉमिक्स में पढ़े, चाहे हिस्ट्री में पढ़े, चाहे ज्योग्राफी में पढ़े, जो ऑथेंटिक चीजें होती हैं उन पर बात करते हैं। तो दोनों ए और बी तो बिल्कुल ठीक है। हाउ डिटेल्स इज द आउटकम्स आउटलाइन ऑफ सिलेबस। पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है, कितनी बड़ी है, इस पर बात नहीं होगी। व्हाट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इज डिमांडेड ऑफ लर्निंग ऑन ईच सोशल स्किल्स। ठीक है। कॉम्पिटेसिवनेस अगेन नेगेटिव पॉइंट है, तो ये दोनों कट गए, तो ए और बी, ए इज द राइट आंसर। ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए हाउ डिटेल्ड इज द आउटलाइन ऑफ सिलेबस। ठीक है, कि सिलेबस कितना डिटेल्ड से लिखा हुआ है, ठीक है, या कितना डिटेल्ड है, वो उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमें किस पर बात करनी है, हमें हमें सोशल साइंस में इवैल्यूएशन स्किल्स पर बात करनी है, ना कि हम कॉम्पिटिटिवनेस भावना बढ़ाएं बच्चों के। ठीक है। चलिए, Which of the following is not the characteristic of continuous and comprehensive evaluation? CCE से क्वेश्चन है। ठीक है। इट मेक्स 16, दोबारा समझा दूं, बहुत बच्चों का कंफ्यूजन है इसमें। चलिए देखिए, पहला स्टेटमेंट था कि द डिसिप्लिन दैट मेक अप द सोशल साइंस। ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। रीजन दिया है उसका क्या, कि देयर इज अ इंटर रिलेशन बिटवीन दीज डिसिप्लिन। स्टेटमेंट यार, बिल्कुल। देखिए बच्चों, ये सवाल गलत हो गया था, मैं इसको ठीक कर रहा हूं। क्योंकि इसमें इंटर रिलेशन ही बताया गया है, जब भी उन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करके ये क्वेश्चन आंसर हुआ है, तो ए ही सही है आप लोगों का। ठीक है। इसमें इंटर, पहली ऑप्शन में इंटर रिलेशन ही बताया गया, पहले सभी ने सही बताया था और ठीक बताया था, ठीक है वो। क्योंकि इनमें इंटर रिलेशन से ही वो सब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है। क्योंकि भाई हिस्ट्री का रिलेशन कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से तो होता ही है। अब आप लोग सुनते होंगे, आप ताजमहल घूमने जाते हो तो सब कहते हैं कि मकराना के पत्थर से ताजमहल बना है। ठीक है। और मकराना की जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे उस सैंडस्टोन की, तो वो ज्योग्राफी का एक पार्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी चीजें हिस्ट्री से लिंक होती हैं, लिंक तो होती हैं, और वो इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने इसको 2-3 बार देखा, फिर क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो इसको एक बार आप लोग ठीक कर लीजिएगा। 15 वाला, या इसमें से कोई और रिपीट करना तो बताओ। ये बिल्कुल ठीक है, अब ए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिलेशन होता ही है। मैं बार बार वही सोच रहा था कि रिलेशन होता है, बट ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है। चलिए लास्ट में कर दूंगा बच्चे थर्ड क्वेश्चन को। सीसीई से क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जल्दी बताइए बच्चों।
It makes evaluation an integration part of teaching learning process. It's focus on all around development of the child personality. It's include an assessment of scholastic and as well as co-scholastic aspect of the student growth, and its focus on marks based evaluation of the student work. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखिए, बिल्कुल सही बात है. उसने पूछा था नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक. कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है? लगातार और हर पक्ष का. ठीक है, तो वो बात भी यहां पर आ गई, यानी कि स्कूलास्टिक और को स्कूलास्टिक. सो कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल सही. ठीक है, लगातार हो रहा है और इंटीग्रेटर पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट रहता है. बिल्कुल सही बात है ये. इट फोकस ऑल अराउंड डेवलपमेंट. बिल्कुल, ये भी, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सेम हो गए. ठीक है, तो क्या नहीं होता, ये नंबरों के वैल्यूएशन से इसका कोई मतलब नहीं होता. सीखने के लिए सीसीई कराया जाता है. ठीक है, सीखने के लिए सीसीई कराया जाता है. सो डी वॉज द राइट आंसर. चलिए अगला क्वेश्चन. ओपन बुक एग्जाम शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम रोट लर्निंग टू अ मोर इन्वॉल्व एंगेजमेंट विद द टेक्स्ट बुक. क्या ये बात ठीक है? दूसरा है, ओपन बुक एग्जाम रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट एज दे डोंट नीड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम बिफोर अ हेड. चलिए जल्दी बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. जल्दी जल्दी 19th क्वेश्चन का जवाब दीजिए. देखिए, कह रहा है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताब के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है. क्या ये बात सही है? देखते हैं इस जवाब का, इस क्वेश्चन का कितने बच्चे जवाब देते हैं. ऑलमोस्ट हर बच्चे ने गलत जवाब दिया है. इवन ऑफ एक सिंगल बच्चे ने भी सही जवाब नहीं दिया है इसका. जल्दी जवाब दो बच्चों. बहुत बढ़िया. 19 का किसने दिया है? तस लीमा. बिल्कुल सही जवाब बच्चे आपका. शुभम प्रवीण बिल्कुल सही. डिम्पल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया ऐसे जवाब देखकर. डी वॉज द राइट आंसर. जी हाँ, सिर्फ रीजन सही है. ये पहला बिल्कुल गलत है. शिफ्ट, आप लोगों का फोकस कहीं से शिफ्ट नहीं करता ये रोट लर्निंग से. ठीक है, कहीं से शिफ्ट नहीं करता. दूसरी बात, रीजन क्या दिया उसने? ओपन बुक एग्जाम रिड्यूस द बर्डन ऑफ स्टूडेंट एज दे डिडंट नीड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम बिफोर. ये बिल्कुल सही बात है, नहीं करते वो, क्योंकि पता है खुली किताब से उनको पढ़ना है, कुछ भी पूछ सकते हैं किताब में से. ठीक. सो द डी ऑप्शन इज द राइट. सिर्फ ये ठीक है, लेकिन ये इसके एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रू पूछा है. दे आर मोर कॉन्क्रीट इन नेचर. दे आर ऑल हिस्टोरिकल इन नेचर. दे आर ऑब्जेक्टिव. दे इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ आई विटनेस एंड पर्सनल लेटर्स. ये सोर्सेज से एक चैप्टर है आपका सोर्सेज का, वहां से क्वेश्चन आते हैं. सेकेंडरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज. तो सोर्सेज क्या होते हैं ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए. दे आर मोर कॉन्क्रीट इन नेचर. दे आर ऑल हिस्टोरिकल इन नेचर. दे आर ऑब्जेक्टिव. दे इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ आई विटनेस एंड पर्सनल लेटर. जल्दी से बताइए प्यारे बच्चों.
बीच में थोड़ा वॉइस का इश्यू हो रहा है आज। देखिए बच्चों, इसका आंसर ए और डी इसलिए था क्योंकि दे आर मोर कॉन्क्रीट। जो भी सोर्स होते हैं वो बिल्कुल ठोस होते हैं, तभी उनको सोर्स बोला जाता है। उसके बाद डी ऑप्शन क्यों करेक्ट है? क्योंकि हम आई विटनेस और पर्सनल लेटर्स को भी सोर्सेस में ले सकते हैं। दे आर हिस्टोरिकल ऑल, हर एक, कुछ ज्योग्राफिकल भी होते हैं, पॉलिटिकल सोर्स भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। और हर एक सोर्स का कोई ऑब्जेक्टिव हो, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ए और डी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इररिलेवेंट पूछा गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जी हाँ, अगेन इवैल्यूएशन से एक और क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है इवैल्यूएशन से कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या होता है। पहला है दे आर यूज फॉर कंपेयरिंग द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ द ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास, दे आर कंडक्टिंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, या फिर दे हेल्प टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफरेंट, या दे आर यूजुअली फॉलोड बाय रेमिडल क्लासेस। सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता दो। जल्दी बच्चों, देखिए एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं। दे आर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द लर्निंग अचीवमेंट। जी हां, हम डायग्नोस्टिक टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो इररिलेवेंट है ना, वो क्या है आपका? डी ऑप्शन। देखिए, दे आर यूजुअली फॉलोड बाय रेमिडल क्लासेस, नहीं, रेमिडल क्लासेस फॉलोड बाय डायग्नोस्टिक्स क्लासेस। जब तक आप कोई कमी नहीं निकालोगी बच्चों की, तब तक आप उसको उपचार नहीं दे पाओगे, है ना। जब तक डॉक्टर बीमारी को डायग्नोस नहीं करेगा, वो उसको उपचार रेमेडी कैसे दे देगा? ठीक है, तो देखिए पहली बात बिल्कुल ठीक थी। ये एक आपकी लर्निंग की अचीवमेंट्स को भी दिखाता है, बताता है कि बच्चे को कितना पता है। बिल्कुल सही है। दे आर कंडक्टिंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शंस, बिल्कुल पूछ सकता है टीचर। दे हेल्प टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी, तो ऊपर की तीनों चीजें ठीक है। जो इररिलेवेंट है वो ये है कि डायग्नोस्टिक के बाद रेमेडी होती है। ठीक है, सो द डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए एक बार मिलते हैं आप लोगों से कल, और कल मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार आप सभी को।